बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। नैब की इमरान खान के 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, वकील इमरान खान की जानिब से ये दलाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो ट्रस्टी होता है वो एक लीगल पर्सन होता है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि नैब कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, कौन सा रिकॉर्ड चाहिए जो मैं नहीं मान रहा। इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि जो भी पैसे आए थे काबीना की मंजूरी से आए, मुझे डर है मेरे साथ मकसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक। हसीब, आगाह कीजिएगा, ये महफूज फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ दो मुख्तलिफ केसेस के अंदर समाअत हुई है और समाअत दोनों अदालतें आज पुलिस लाइन के अंदर मुंतकिल की गई थी एक दिन के लिए, जिसके ऊपर आज एहतसाब अदालत के जो जज हैं, जज मोहम्मद बशीर ने अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के अंदर करप्शन से मुतालिक जो केस था उसके ऊपर समाअत की है। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जो लीगल टीम थी वो भी अदालत मलिक आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई इससे पहले कई बार डिले हुई क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने बारहा कहा कि आप अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, उसी दिन फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से हाजिरी यकीनी नहीं बनाई जा रही थी। अब बड़ी खबर है, चूंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हिरासत में हैं और आज उन्हें तोशाखाना केस में भी पेश किया गया और अब उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये बड़ी खबर है। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी और सेहत जुर्म से अगर इनकार किया जाता है तो मामला किस तरह आगे बढ़ेगा जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच। अदील, बताइएगा, बिलाखिर फर्द जुर्म आयद हो गई है, अब किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? देखें, आज की जो समाअत जिसमें तवक्को थी कि फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, लेकिन उसमें इमरान खान के पास मार्जिन नहीं था इसको अवॉइड करने का, लेकिन उनकी जानिब से बिलाखिर इस कार्रवाई का बॉयकॉट किया गया। उनकी जो वकला की टीम है उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये केस किसी और जज साहब को जो है वो मुंतकिल किया जाए, ये किसी और जज साहब के सामने लगाया जाए, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। किसी और जज साहब को केस मुंतकिल करने की इस्तदा को जो जज हैं हुमायूं दिलावर उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। फर्द जुर्म की जो तरीकाकार होता है, फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाती है, मुल्जिम कटहरे में होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जो फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाती है उस पर दस्तखत भी करवाए जाते हैं, लेकिन जो लीगल टीम है इमरान खान की वो कमरा अदालत से दस्तखत किए बगैर ही बाहर चली गई। लेकिन चूंकि जज साहब ने ये फैसला कर लिया और एक्यूज का कटहरे में खड़ा होना, सामने होना, उसको पढ़कर सुनाया जाना जरूरी होता है, तो उनकी लीगल टीम ने बॉयकॉट जरूर किया है। लेकिन इमरान खान चूंकि कमरा अदालत में मौजूद हैं और फर्द जुर्म की कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया गया, तो तोशाखाना केस का ये बहुत ही अहम मरहला है जिसमें फर्द जुर्म को गुज़िश्ता कई हफ्तों से इल्तवा का शिकार किया जा रहा था और इसमें मुख्तलिफ हिकमत अमली जो है वो बनाई गई थी। इसमें कभी फर्द जुर्म की स्टेज को चैलेंज किया जाता था, कभी इस केस को नाकाबिले समाअत करार देने के हवाले से दरख्वास्त दायर की जाती थी। इससे पहले ये केस जब जो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल है उनकी अदालत में चल रहा था, शुरू में इस केस में तेजी देखने में आई और फर्द जुर्म की स्टेज तक जब मामला पहुंचा तो उसके बाद जब से ख्वाजा हारिस को एंगेज किया इमरान खान ने, उसके बाद से ये स्टेज नहीं आई। तो आज जब तमाम फोरम जो हैं वो एग्जॉस्ट हो गए, तमाम फोरम जो हैं वो खत्म हो गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी वो दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर ना हुई, जिसमें ये तवक्को कर रहे थे कि समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए तो वहां से कुछ स्टे आ जाए। तो ऐसी सूरत में वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना होने के बायस आज की अदालती प्रोसीडिंग जो है उसे नहीं रोका जा सकता था। तो अहम एक क्रिटिकल स्टेज में केस दाखिल हो गया है और इस केस स्टेज पे केस दाखिल होने का मतलब ये है कि अब इस केस को
منطقی انجام تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، کیونکہ ٹھیک اس ہے، تو کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اب منطقی انجام تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بہت شکریہ عادل، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں، سابق وفاقی وزیر فیصل وافدہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں رکھا، میرا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں تھا، پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے، اگر میرے دل میں کوئی وینم ہوتا یا میرے دل میں کوئی پاکستان کے لیے کوئی چیز خلاف ہوتی یا مجھے اپنا سکور سیٹل کرنا ہوتا، میں پکڑوا دیتا۔ میں نے شاید صحیح کام کیا، میں نے غلط کام کیا، لیکن میں نے پاکستان کے لیے جو بہتر سمجھا اس ٹائم پہ میں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے۔ اس میں سے 2 بندے 11 میں سے وہ تھے جن سے میری پوری پارٹی کے اندر مخالفت رہی۔ مخالفت کے بعد بھی میں نے مخالفت پیچھے رکھی، اور آج جب صبح وہ اپنی اپنی جگہوں پہ ڈسبرس ہوئے اور خیریت سے اپنی جگہوں تک پہنچ گئے، تو میں نے ایک ذمہ داری اپنی پوری کی۔ میری آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ پلیز کل جو کام ہوا سوشل میڈیا پہ، جو میں باتیں سن رہا ہوں واٹس ایپ گروپ میں کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کوئی ذاتی کی ہے یا کوئی ہاتھ اٹھایا ہے یا ان کی صحت کو کوئی خرابی ہے، یہ پروپیگنڈا انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، جذبات کو ابھارنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دنگے فساد کی نظر ہو جائیں اور اپنے ہی گھر کو اپنے ہی ہاتھ سے آگ لگا دیں۔ پھر میں نے ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر دیکھا کہ جی کسی نے کہا کہ ہم نے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ میں کسی پارٹی کے کسی ورکر کی بات نہیں کروں گا، میں جنرلائز بات کروں گا۔ اور ہم نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں یہ کیا اور اب کی ناکوں سے لکیریں کھنچوا دی۔ نہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بھی اس جگہ کے کور کمانڈر صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑی بردباری کا کام کیا۔ اگر وہ اپنے ہی بچوں کے خلاف کوئی آرڈر دیتے تو قوم انہیں معاف نہیں کرتی۔ انہوں نے ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کے غم و غصے کو نکالنے دیا اور اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں بردبار ہونا پڑتا ہے۔ آرڈر پہ گولی چلانا، ڈنڈے چلانا بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن آرڈر کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ریٹریو کرنا اور ایک بڑے کلیش کو اور ایک بڑے متضادے کو، ایک بڑی تباہی کو روکنا عقل مندی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اگر کسی بڑی تباہی سے روکنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہوں تو یہ میری کمزوری نہیں ہے، میری طاقت ہے۔ بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کی، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے رکھا ہے کہ جو 65 سال کی ہسٹری میں نہیں ہوا، وہ جو خاص ہیں ان خاص کا تو میں قبر تک پیچھا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے اپنی قوم سے، اور اس میں بھی میری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا میں مظاہرہ کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میرے ملک کے لوگوں کو، میرے ملک کے بچوں کو، میرے ملک کے پولیس والوں کو آمنے سامنے لڑوا کے لوگ ہاتھ جھاڑ کے ارشد شریف کے قتل کو بیک برنر میں رکھ کے عمران خان صاحب پہ گولیاں چلوا کے اور یہ کیوٹک پوزیشن اور کیوس کریٹ کر کے پاکستان سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں، تو ان کی گردن اتنی دور ہے جتنی میری ہاتھ سے میری اپنی گردن ہے، اور وہ آنے والے وقتوں میں آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ بائی اینڈ لارج تو سب کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ اس میں ایک تسلسل ہے ان ساری چیزوں کا کہ قوم جانے گی اور پہچانے گی۔ میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ دیکھیں اپنی پروٹیسٹ کو، اپنے احتجاج کو آئینی طور پہ پرامن رکھیں۔ آپ کی جان، آپ کا مال ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کسی کا بچے کا سر پھٹے گا، اس کے ماں باپ جس کرب سے گزریں گے وہ ہم نہیں احساس کر سکتے، جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم احساس کر سکتے ہیں۔ میری والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی اس کی افسوس لوگوں کو ضرور ہوگا، لیکن اس تکلیف سے کوئی نہیں گزرا ہوگا جس تکلیف سے آج میں گزر رہا ہوں یا گزرا ہوں۔ اور میں یہ یاد کرتا رہا ہمیشہ کہ ماں اور باپ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے چیز انسان کو دی ہے جو آپ کو بہت سارے غصے، غم و غصے کو قابو کر لیتی ہے، پیار سے لپٹا لیتی ہے۔ ملک بھی ہماری ماں ہے۔ میرے جتنے بھی ساتھی ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ پرامن طور پہ اپنا پروٹیسٹ کریں، آئینی اور قانونی طور پہ ان کا حق ہے۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو پروپیگنڈا کیمپین، وائس نوٹ چل رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہوگا انشاءاللہ ان کے ساتھ۔ اور عمران خان صاحب کوئی بیرون ملک کے آدمی نہیں ہے، ہمارے ملک کے ایک لیڈر ہے، ایک اسٹیچر کے لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسری پارٹی کے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو میں ابھی بائی اینڈ لارج کسی پولیٹکس کا حصہ نہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، نہ بننا چاہتا ہوں، نہ بولنا چاہتا ہوں۔
لیکن جو بات ہے مینلی وہ آج کا جو فوکس ہے وہ یہ کہ اگر پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے میری کوئی اوقات تو نہیں ہے، لیکن جو جتنی بھی میری اللہ تعالیٰ نے ساخت دی ہوئی ہے اس کے لیے مجھے جوڈیشری کے پاس جانا پڑے، مجھے ناپسند ہوتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان کے جانا پڑے، مجھے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، مجھے سی ایمز کے پاس جانا پڑے، مجھے اپنے بھائی وکلاء کے پاس جانا پڑے، مجھے کہیں بھی جانا پڑے گا، میں اپنی کوشش A to Z پوری کروں گا، اپنی ذمہ داری کروں گا۔ وہ انگریزی میں کہاوت ہے ڈو دا بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ۔ جو میں کر سکتا ہوں، جتنی بھی میری ساخت ہے، جتنی بھی میری طاقت ہے، جتنی بھی میری سوچ ہے، جتنی بھی میری پہنچ ہے، چاہے وہ اس دروازے کے باہر تک ہی کیوں نہ ہو، میں وہ ساری ایگزاسٹ کروں گا اور اللہ کے آگے اس کو چھوڑ دوں گا کہ اس کے بعد اللہ میاں اس میں طاقت دے دے، اس میں رہ دے اور اپنا رحم کر دے ہمارے ملک کے اندر۔ جو آگ اور نقصانات عملات کو ہو رہا ہے، جو چیزیں جلائی جا رہی ہیں وہ کسی پرائے ملک کی نہیں ہے، ویسی ہمیں بڑی قلت اور کمی ہے چیزوں کی، اس پہ نقصان پہنچا کر آپ اپنے ہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ اگر یہاں میں صوفے کو توڑ دوں یا اس مائک کو توڑ دوں تو وہ اگلے دن دوسرا مائک لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ اس مائک میں کوئی ایسی جان ہے کہ جس کے توڑنے سے کوئی چیز کا فیصلہ بدل جائے گا یا کوئی چیز کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ لیکن ہم اپنے جذبات، کیونکہ ہم جذباتی قوم ہیں اور پاکستانی ہیں بھی جذباتی لوگ، اور جذبات رکھنے والے لوگ بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں، اور اسی جذبات کے تحت ہم نے بڑی بڑی جنگیں ٹینکوں کے نیچے سینے پہ بم باندھ کے جیتی ہیں، اور ایک ایک جہاز ہمارے فائٹر پلینز نے اور ہماری ایئر فورس نے 10 جہاز انڈیا کے گرائے ہیں اور جنگوں میں جیت لی ہے۔ وہ ایسے نہیں لی، وہ جذبات کی وجہ سے لی ہے، کیونکہ ہمارے جذبات کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جس کو جذباتی بناتا ہے، اور جذباتی نہ ہونا ایک جانور کی صفت دکھاتا ہے۔ تو میری آپ سے آخر میں ایک گزارش ہے سوال جواب سے پہلے کہ جتنے میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں اس میں دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لیڈرشپ، ان کی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے ایک پاکستانی نجی بزنس مین کے 19 کروڑ پاؤنڈ، جو آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق 60 ارب روپے بنتے ہیں، وہ انہوں نے پکڑے ہیں، اور وہ تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، یہ لوٹ کا پیسہ ہے۔ تو لہٰذا برطانوی قانون کے مطابق یہ جو چوری کا پیسہ تھا اسے پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے عوام کی امانت کے طور پر واپس کیا جانا تھا۔ لیکن جب یہ ہوا تو ایک بہت بڑی ملی بھگت ہوئی اسی فاشسٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اور کابینہ میں ایک بند لفافہ بغیر کسی کابینہ کے رکن کو دکھائے اور پڑھائے کابینہ نے اندھی منظوری دی، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ جو پیسے تھے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے عوام کی امانت 60 ارب روپے پکڑے تھے، وہ کسی طرح سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اسی نجی بزنس مین کے نام پر جس کو سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا۔ تو یہ جو پاکستان کے عوام کی 60 ارب کی چوری ہے، اس پہ ایک پورا علیحدہ کیس بنتا ہے عمران خان پر، لیکن یہاں جو کرپٹ پریکٹس ہوئی وہ یہ تھی کہ اس سودے کے نتیجے میں دو دسمبر کو کابینہ نے فیصلہ کیا، ٹھیک 24 دن بعد ایک یا دو جگہوں کے، باقی تمام جگہوں پہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، اور جہاں پہ اس وقت کچھ پولیس پہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں یا پیٹرول بم یا کسی درختوں کو یا گرین بیلٹ کو آگ لگائی جا رہی ہے، وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جس کے لیے پولیس اپنا کام کر رہی ہے تاکہ ان کو ڈسپرس کر سکے۔
जहाँ तक ताल्लुक़ है आप सब लोगों की एक्सेस का, आप सारे मौजूद हैं और बाकी भी तमाम उस चूँकि मेन हाईवे पे अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो कई जगहों पे हमने ये भी देखा है कि लोगों ने, जो मुजाहिरीन ने प्राइवेट गाड़ियों को रोका है, रोक के उनको ज़दोकोब करके उनको वापस जाने पे भी मजबूर किया है, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे। ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है कि अगर आप इस तरह के काम करें जिससे अमन आमा में कोई नक्स पैदा हो। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो आपका पुरअमन एहतजाज का हक़ है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी सरकारी, गैर सरकारी, निजी प्रॉपर्टी या किसी ऐसी इमलाक को नुकसान मत पहुँचाएँ जो कि मेरी आपकी तमाम सोसाइटी की मलकियत है और मेरे और आपके टैक्स के पैसों से बनी है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। ऐसा इमरान खान के वकील की जानिब से ये शिकायत की गई है कि उनको कमरा फराहम नहीं किया, गंदा बुनियादी सहूलियात जो है वो नहीं मुहैया की गई, इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अदालत के मामलात हैं वो मेरे पास नहीं हैं, ये काम अदालत का है और जो नैब की अथॉरिटीज़ हैं ये उनका काम है। हमारा काम उनको फैसिलिटेट करना है और हम अपने कानूनी मैंडेट के अंदर रहते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कानूनी अमल में उनकी मदद की जाए और उसके साथ साथ जो उसकी वजह से दूसरे जो ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे हैं, काफ़ी लोग जो फ़्लाइट्स की वजह से फंस सकते हैं, क्योंकि मेन आर्टरी जो है वो हमारे लिए एक बड़ी मेन ज़रूरत होती है कि तमाम लोगों का, मरीज़ों का, डिप्लोमेट्स का, सबका आने जाने का राब्ता एयरपोर्ट से और दूसरे सरकारी जो आमदोरफ्त है वो मुतासर ना हो। सर ये बता दें जो मुकदमात हुए हैं एहतजाज में, उसमें किसी पर दहशतगर्दी की मुकदमात भी बनाई गई हैं मुकदमात में? देखिए, जो मुकदमात किए जाते हैं वो जुर्म की नोयत के मुताबिक होते हैं और फिर जो भी चीज़ें होंगी वो आप सबके सामने होंगी और आपसे शेयर कर लेंगी। आप क्या पूछना चाहते हैं? जी 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 जी, आप बात करें पूरी। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। कितने लोग गिरफ्तार हुए? FIR जो है, देखिए जो सारा रिकॉर्ड जो है वो हम पूरा आपको मुहैया कर देंगे कल से, जितनी भी FIRs हुई हैं, क्योंकि हम बाकी इंतजामात में हैं। और जहाँ तक एक बात मैं आप सबको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, झूठ की, प्रोपेगेंडा की उम्र बहुत कम होती है। आज के दौर में इस वक्त जितने कैमराज यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये तमाम झूठी बातें हैं कि किसी को टॉर्चर किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम सब जानते हैं कि किसी के साथ ऐसी कोई ज्यादती करने का ना पुलिस सोच सकती है ना करती है। ये इल्ज़ामात के कभी कोई कहे कि जर्नलिस्ट को टॉर्चर किया है, उनको आने नहीं दिया गया या कोई ऐसी चीज़, अब आप बोलेंगे तो लिहाजा उसमें मेरी बात यह है कि जो पूछा तो लिहाजा एसी साहब ने खुद डायरेक्शन दिया कि इनको भी गिरफ्तार करें। जो ऐसी किसी किस्म की कोई पुलिस की तरफ से किसी को नहीं है। किसी जगह पे अगर कोई वाक़या होगा तो हम उसको देख लेंगे। आखिरी 3 सवाल बता। फौज को तलब नहीं किया जा रहा, फौज से मदद तलब तो नहीं। हमारे 7 लोग जख्मी हो चुके हैं। आपके सवाल का जवाब ये कि ताहाल हमें इस्लामाबाद में फ़ौज के तलब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि FC और पुलिस काम कर रही है। अगर ज़रूरत पैदा होगी तो हम ज़रूर उनको दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान का अमन, इस्लामाबाद का अमन, आपका अमन, हम सब का मकसद सिर्फ एक है और हम कोशिश करेंगे उसे पूरा करें। जी साहब, एक चीज बताएं, मीडिया को सवाल हो गए। मीडिया को आज इजाजत क्यों नहीं देगी? क्या आज खास मीडिया से ही तो बात कर रहा हूँ। अगर मीडिया को इजाजत नहीं थी तो मैं मुखातब किससे हूँ? और बाय द वे, मैंने किसी एक जगह पे भी सबसे ज्यादा कैमरे अगर कहीं देखें तो आज देखें। अदालत के अंदर की बात करें यार, एक सेकंड आखिरी सवाल ये पूछा सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इजराइल का ये कहना है कि जिस तरह से मौजूदा हुकूमत और आपके बारे में तसर पाया जाता है कि आप नून लीग के सपोर्टर, एक तसर है जो वहाँ में कि जिस तरह से कारकुनान के ऊपर PTI के लोग घरों में बैठने पे पर्चे हो जाते हैं और आपको सेफ साइड की ध्यानी करवाई गई है कि आपको बैरून मुल्क भी भिजवा दिया जाएगा, अरेस्ट नहीं होंगे। तो आप क्या रिटायरमेंट के बाद भी यहीं पे रहेंगे या क्या इरादा है आपका? मेरी रिटायरमेंट को 9 साल रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और उसके लोगों की
इज्जत, जान और माल की हिफाजत हमारा काम है। इसी का हम हल्फ उठाते हैं और उसी पे पूरा करते हैं। आज इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में एफसी और पुलिस काम कर रही है, यहाँ फौज तलब करने की अभी ज़रूरत पेश नहीं आई। हमारे 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज का हक शहरी ज़रूर इस्तेमाल करें, हम यहाँ आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। असद उमर को इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। असद उमर को इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से बहरहाल पुलिस को रोक दिया है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल असद उमर इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। असद उमर को इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया। और इसके साथ साथ एक और अहम खबर, एक और अहम डेवलपमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया है और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपडेट कर रहे थे आमिर, आपका शुक्रिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ आयद करके वापस कर दी। इमरान खान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर सकते थे, ये एतराज़ आयद किया गया है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, क्या एतराज़ात आयद किए गए हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये इस्तदा की कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद की थी और इसको कानूनी करार दिया था, इस गिरफ्तारी को, उस हुक्म को कलअदम करार दे दिया जाए और साथ में फौरी तौर के ऊपर उनको न सिर्फ अदालत में तलब करके उनकी रिहाई का हुक्म दिया जाए बल्कि साथ में उनकी इस गिरफ्तारी को भी गैर कानूनी करार दिया जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अब PTI की इस दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। 3 बुनियादी एतराज़ात आयद किए गए हैं। पहला ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो वकालतनामा है वो दस्तखत शुदा नहीं है। दूसरा एतराज़ ये है कि ये दरख्वास्त के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं वो मुसद्दिका नहीं है, अटेस्टेड नहीं है, वो सादे कागजात हैं। और साथ में तीसरा एतराज़ ये आयद किया गया है कि ये मुतल्लिका फॉर्म नहीं है बल्कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सकती थी, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। लिहाजा इन 3 बुनियादी एतराज़ात के साथ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन तीनों एतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त को वापस कर दिया है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था और ये इस्तदा की गई थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अब इस दरख्वास्त को एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जब तक ये एतराज़ात दूर नहीं होते इस एप्लीकेशन को नंबर अलॉट नहीं किया जा सकता और ना ही ये समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती है। लिहाजा PTI की लीगल टीम एतराज़ात दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फ़िलहाल रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी है और ये कहा है कि जब तक ये एतराज़ात दूर नहीं होते तब तक इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत नहीं कर सकती। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया और ये इस्तदा की गई थी इस दरख्वास्त में कि उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा कर दिया जाए, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है उसको भी कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये इस्तदा की गई थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इत्तफाक नहीं किया था और ये कहा था कि ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर 3 एतराज़ात आयद किए हैं और इन तीनों एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त वापस कर दी गई है और ये कहा गया है PTI की लीगल टीम को कि वो जल्द से जल्द इन एतराज़ात को दूर करें। उसके बाद फैसला होगा कि दरख्वास्त कब समाअत के लिए मुकर्रर होनी है, लेकिन अब लगता है कि आज की तारीख में ये दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर नहीं हो सकते क्योंकि PTI की लीगल टीम अब मुकर्रर वक्त में इन एतराज़ात को दूर नहीं कर सकी और अब कल इस हवाले से फैसला होगा। आपका बहुत शुक्रिया।